वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज सॉलिड स्टेट के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लोज पैकिंग इन सॉलिड्स। जब सॉलिड फॉर्मेशन होता है तो सॉलिड के जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो किस तरीके से पैकिंग करते हैं और सॉलिड का फॉर्मेशन करते हैं, यही हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशन। क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशन का मतलब है कि आपको कंस्टेंट पार्टिकल्स का जो अरेंजमेंट करना है वो किसी एक पर्टिकुलर एक्सिस में करना है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में करना है। जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे हैं कि यहाँ पर कंस्टेंट पार्टिकल्स का जो अरेंजमेंट है वो किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में किया गया है और इसीलिए इसको पैकिंग इन वन डायमेंशन कहा जाएगा। जब पैकिंग होती है तो यहाँ पर एक और टर्म इंट्रोड्यूस होती है जिसको हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर हमें क्या बताता है कि जब पैकिंग होती है तो कोई भी पर्टिकुलर कंस्टेंट पार्टिकल पैकिंग के दौरान अपने आसपास अपने सराउंडिंग में कितने कंस्टेंट पार्टिकल को टच कर रहा है साइमल्टेनियसली, वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है। जैसे कि आप किसी भी कंस्टेंट पार्टिकल को उठा लीजिए, सपोज हमने इसको ले लिया, तो आप देख पा रहे हैं कि अपने लेफ्ट और राइट में दो कंस्टेंट पार्टिकल को टच कर रहा है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होगा। इसी तरीके से अगर हम इसको ले लेते हैं तो आप इसके लेफ्ट और राइट में पाएंगे कि अगेन ये दो कंस्टेंट पार्टिकल्स को साइमल्टेनियसली टच कर रहा है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे 2 होगा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है कि पैकिंग के दौरान कोई भी कंस्टेंट पार्टिकल्स एक बारी में अपने आसपास कितने कंस्टेंट पार्टिकल को साइमल्टेनियसली टच कर रहा है, वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है। अब इसके बाद बात करते हैं स्टूडेंट्स पैकिंग इन 2D। तो जब 2D की पैकिंग हम लोग बात करेंगे तो इसका मतलब हम लोगों को जो कंस्टेंट पार्टिकल्स हैं उनकी पैकिंग दो डायरेक्शंस में करनी है। तो देखिए फिगर में, आप ये देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो कंस्टेंट पार्टिकल्स हैं उनका अरेंजमेंट दो डायरेक्शंस में, दो एक्सेस में किया गया है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ठीक है, मान लेते हैं कि ये आपकी एक्स एक्सिस इस डायरेक्शन में एक्स एक्सिस हो गई है और ये वाई एक्सिस हो गई है। तो यहाँ पर हमारी जो पैकिंग है वो दो डायरेक्शन में चल रही है। ये हमारी कंस्टेंट पार्टिकल्स की पहली लेयर हो गई है, फिर ये दूसरी लेयर फॉर्मेशन हो गया है, ये तीसरी लेयर, चौथी लेयर, इस तरीके से डिफरेंट लेयर्स की फॉर्मेशन हम लोग कर रहे हैं और पैकिंग को दो डायरेक्शंस में बढ़ा रहे हैं, इसलिए इसको पैकिंग इन 2D कहा जाएगा। ये पर्टिकुलर जो पैकिंग आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है इसको स्क्वायर क्लोज पैकिंग कहा जाता है। ये 2 डायमेंशनल पैकिंग जो आपको फिगर में दिखाई दे रही है इसको हम लोग 2 डायमेंशनल पैकिंग कहते हैं। अब इसको 2 डायमेंशनल पैकिंग क्यों कहा जाता है, स्क्वायर क्लोज पैकिंग क्यों कहा जाता है, इसको समझते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग किसी भी कंस्टेंट पार्टिकल का कोऑर्डिनेशन नंबर निकालते हैं, लेट अस एज्यूम कि हम इसका कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना चाहते हैं, तो आप देखें इसका कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने के लिए देखिए ये साइमल्टेनियसली इस वाले पार्टिकल को, इस वाले पार्टिकल को, इस वाले पार्टिकल को और इस चार कंस्टेंट पार्टिकल को साइमल्टेनियसली टच कर रहा है। अगर हम लोग इनके सेंटर्स को मिला देते हैं और सेंटर को मिलाने से यहाँ पर आपको एक स्क्वायर बनता दिखाई देगा, तो इसीलिए इसको स्क्वायर क्लोज पैकिंग कहा जाता है। यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है किसी भी कंस्टेंट पार्टिकल का, क्योंकि वो साइमल्टेनियसली अपने सराउंडिंग में 4 पार्टिकल्स को टच कर रहा होता है और एक स्क्वायर की फॉर्मेशन होती है, इसीलिए यहाँ पर इसको स्क्वायर क्लोज पैकिंग कहा जाता है। ये देखिए, आप ऊपर वाले फिगर को देखें तो आप यहाँ पर साफ साफ दिखेगा आपको कि किस तरीके से आपका एक पार्टिकल जो है वो 4 कंस्टेंट पार्टिकल को साइमल्टेनियसली टच कर रहा है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है और एक स्क्वायर की फॉर्मेशन यहाँ पर होती दिखाई दे रही है, इसलिए इसको स्क्वायर क्लोज पैकिंग कहा जाता है। अगर हम लोग इस पैकिंग को ए पैकिंग भी कहा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर आपको जो डिफरेंट रोज कंस्टेंट पार्टिकल्स की दिख रही हैं वो सारी की सारी एक जैसे अरेंजमेंट की दिख रही हैं। पहली लेयर ए कहा गया, दूसरी लेयर को भी हम लोग ए कह सकते हैं, पहली लेयर ए हो गई है, दूसरी लेयर को भी ए कह सकते हैं, तीसरी, चौथी एंड सो ऑन, बिकॉज सारी लेयर जो हैं, जो आपके डिफरेंट रोज़ हैं, ये सारी रोज़ का जो अरेंजमेंट है वो बिल्कुल एक जैसा है, इसीलिए इसको हम लोग ए पैकिंग भी कहते हैं। अगर हम लोग पैकिंग इन 2D की बात करते हैं तो यहाँ पर एक और तरीके से हम लोग कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का 2 डायमेंशनल अरेंजमेंट कर सकते हैं। देखिए अगले फिगर को, यहाँ पर देखें आप, तो यहाँ पर हमने एक रो फॉर्मेशन की है जिसको हमने ए नाम दिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये एक रो हमने फॉर्मेशन किया है। दूसरी रो फॉर्मेशन करने के लिए हमने जो पहली रो हमारे पास है उसके 2 एटम्स के बीच में जो एम्प्टी स्पेस है वहाँ पर जाकर हमने सेकंड लेयर के एटम को रखा है, दूसरी रो के एटम को रखा है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जितने भी सेकंड रो के एटम्स आपको दिखाई दे रहे हैं वो सारे फर्स्ट रो के जो एटम्स हैं उनके बीच में जो एम्प्टी स्पेस है वहाँ पर वो प्लेस किए गए हैं।
और इस तरीके से अगर हमने पहली रो को ए कहा है तो हम दूसरी रो को बी कहेंगे, क्योंकि दूसरी रो में जो अरेंजमेंट है वो पहली रो के जैसा नहीं है। अगेन अगर हम सेकंड रो के बीच में जो एम्प्टी स्पेसेस हैं वहाँ पर तीसरी रो के एटम्स को प्लेस करते हैं तो तीसरी रो के एटम्स बिल्कुल पहली रो के एटम्स के जैसे आने लगते हैं और हम लोग फिर तीसरी लेयर को दोबारा से ए लेयर कहते हैं। इसी तरीके से जो तीसरी लेयर के वॉइड्स बीच में जो एटम्स के बीच में जो वॉइड्स हैं, एम्प्टी स्पेस है, उसमें अगर हम लोग चौथी लेयर के एटम्स को रखते हैं, चौथी रो के एटम्स को रखते हैं तो चौथी रो के जो एटम्स हैं वो यहाँ पर आपको सेकंड रो के एटम्स के जैसे दिखते हैं और इसीलिए हम लोग इसको अगेन से बी लेयर कहते हैं। तो इस तरह की जो पैकिंग होती है इसमें हम लोग ए बी लेयर पैकिंग इसको कह सकते हैं, राइट। तो 2 डायमेंशनल पैकिंग हम लोग 2 तरीके से कर सकते हैं, ए पैकिंग जिसको हम स्क्वायर क्लोज पैकिंग भी कहते हैं और दूसरी ए बी पैकिंग जिसको हम लोग हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग भी कहते हैं। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग क्यों कहते हैं और यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, इसको समझते हैं कैसे। तो अगेन इस दूसरे फिगर को देखिए आप, जो दूसरे तरह की पैकिंग मैंने आप पीछे डिस्कस की है उसका फिगर यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर अगर आप कोऑर्डिनेशन नंबर देखें तो सेंटर वाला जो एटम है वो अपने सराउंडिंग में 6 एटम्स या 6 कंस्टेंट पार्टिकल्स को साइमल्टेनियसली टच कर रहा है और यहाँ पर अगर हम उनके सेंटर्स को मिलाते हैं तो आपको एक हेक्सागन फॉर्मेशन होती दिखाई दे रही है। इसलिए सेकेंड टाइप की पैकिंग का नाम हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग होता है और जो पहले टाइप की पैकिंग है उसको हम लोग स्क्वायर क्लोज पैकिंग कहते हैं। तो नेट शेल में हमने ये सीखा कि 2 डायमेंशनल पैकिंग हम 2 तरीके से कर सकते हैं, एक स्क्वायर क्लोज पैकिंग और दूसरी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, राइट। इसके बाद एक और चीज़ समझते हैं, वो है वॉइड। वॉइड क्या चीज़ होती है? जब भी हम लोग 2 डायमेंशनल या 1 डायमेंशनल पैकिंग, जब भी हम लोग कोई पैकिंग करते हैं किसी कंस्टेंट पार्टिकल्स की, तो एटम्स या जो आयंस होते हैं ये सब स्फेरिकल शेप के एज्यूम किए जाते हैं। तो जितना मर्जी क्लोज आप कंस्टेंट पार्टिकल को रखें उनके बीच में आपको कुछ एम्प्टी स्पेस दिखने को मिलेगा, जैसे कि यहाँ पर आप ये एम्प्टी स्पेस देख पा रहे हैं एटम्स के बीच में, कंस्टेंट पार्टिकल्स के बीच में। इन एम्प्टी स्पेसेस को ही हम लोग वॉइड कहते हैं, एम्प्टी स्पेसेस को हम लोग वॉइड कहते हैं। तो चाहे वो स्क्वायर क्लोज पैकिंग हो, चाहे वो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग हो, हर जगह आपको पैकिंग के दौरान कुछ वॉइड्स दिखने वाली हैं और वॉइड एम्प्टी स्पेस होता है एटम्स की पैकिंग के दौरान उनके बीच में जो खाली जगह बचती है उसे हम लोग वॉइड कहते हैं, राइट। जितना वॉइड ज़्यादा होगा, जितना एम्प्टी स्पेस आपके कंस्टेंट पार्टिकल्स के बीच में ज़्यादा होगा उतना कोऑर्डिनेशन नंबर कम होगा, या उल्टा कह लीजिए कोऑर्डिनेशन नंबर जितना ज़्यादा होगा उतना आपका वॉइड का जो साइज़ होगा वो उतना कम होगा। अब यहाँ पर जैसे हम देखते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग में आपको ये जो वॉइड दिख रही है इसका साइज़ आपको काफ़ी बड़ा दिखाई दे रहा है, जबकि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में अगर हम लोग वॉइड के साइज़ को कंपेयर करें तो यहाँ पे आपको वॉइड का साइज़ छोटा दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है जबकि यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर ज़्यादा होने का मतलब ज़्यादा क्लोजली आपके कंस्टेंट पार्टिकल अरेंज्ड हैं और उनके बीच में जो एम्प्टी स्पेस है वो भी कम है, राइट। तो ये होता है वॉइड। अब बात आती है स्टूडेंट्स पैकिंग इन 3D। अभी देखिए, अभी हमने जब पैकिंग करी तो हमने 2 डायरेक्शंस में पैकिंग करी है। हमने एक्स एक्सिस के अलॉन्ग पैकिंग की है, वाई एक्सिस के अलॉन्ग पैकिंग की है। डायरेक्शंस 2 यहाँ पर आपको दिखाई दे रही हैं, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग पैकिंग की है, वाई एक्सिस के अलॉन्ग पैकिंग की है। अब हम जेड एक्सिस के अलॉन्ग पैकिंग करेंगे, यानी कि हमने लेंथ और विड्थ तो अपनी पैकिंग की बढ़ा ली, अब हमें हाइट बढ़ानी है। तो हाइट बढ़ाने के लिए आपको जो ये पैकिंग आपको फिगर में दिखाई दे रही है इसके ऊपर आपको कुछ और एटम्स प्लेस करने होंगे ताकि इस की जो पैकिंग है इसकी हाइट बढ़े। तो यहाँ पर हम जो 3D पैकिंग आपको समझा रहे हैं वो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग को बेस मानकर समझा रहे हैं, क्योंकि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग जो है वो ज़्यादा एफिशिएंट है यहाँ पर एज़ कम्पेयर टू स्क्वायर क्लोज पैकिंग। तो हम लोग किसको बेस मानकर, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग को बेस मानकर आपको 3 डायमेंशनल पैकिंग डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए क्या होता है, ये वाला फिगर आप देखें, ये आपको हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है, राइट। अब आपको यहाँ पर 2 तरह की वॉइड्स दिख रही होंगी जिनको यहाँ पर मार्क किया गया है ए और बी से। तो अगर आप पहली वाली इस वॉइड को देखें जिस पे ए लिखा हुआ है, ये सारी ए वाली एक तरह की वॉइड्स हैं और बी वाली सेकंड टाइप की वॉइड्स हैं।
अब ज़रा डिफरेंस समझिए, ध्यान से समझिए कि इनमें डिफरेंस क्या है, इस बात को समझते हैं। तो बच्चों, अगर आप पहले वाली ए तरह की वॉइड को अगर ध्यान से देखें और बी वॉइड को ध्यान से देखें, तो यहाँ पर आपको एक 3 एटम के बीच में खाली स्पेस नज़र आ रहा है। एक ट्राइंगल जैसा आपको यहाँ पर फॉर्मेशन होता दिखाई दे रहा है। इसको हम कहते हैं ट्राइगोनल वॉइड। लेकिन जो ये ए ट्राइगोनल वॉइड बनी है, इसमें जो आपका ट्राइंगल का एपेक्स है ये आपको ऊपर की तरफ दिख रहा है, जबकि अगर आप इस सेकंड तरह की वॉइड को, जिसको बी बोला गया, इसको अगर हम देखें तो यहाँ पर आपको ट्राइंगल का जो एपेक्स है वो नीचे की तरफ दिखाई दे रहा है। यानी कि ए वाले में आपको ट्राइंगल कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, जबकि बी तरह की वॉइड में आपको कुछ ट्राइंगुलर वॉइड इस तरीके से दिखाई दे रहा है। राइट, देखिए दोबारा से देखिए, अगर आप देखें यहाँ पे, ये देखिए ए को देखिए और बी को देखिए। तो जब हम लोग हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग करते हैं तो आपको 2 तरह की वॉइड्स यहाँ पे दिखाई देती हैं। ट्राइगोनल वॉइड्स कहते हैं इनको बच्चों, क्योंकि ये 3 एटम्स के बीच में खाली जगह होती है, इसलिए इनको ट्राइगोनल वॉइड्स कहा जाता है। तो ए और बी 2 तरह की यहाँ पे ट्राइगोनल वॉइड्स आपको दिखाई देती हैं। अब आपको सेकेंड लेयर बनानी है, 3D पैकिंग हम करना चाहते हैं। इसके ऊपर ये जो लेयर आपको दिखाई दे रही है, इसके ऊपर हमें कुछ कंस्टेंट पार्टिकल्स को प्लेस करना है ताकि हम 3D पैकिंग कर सकें। अब साइमल्टेनियसली या तो आप ए वॉइड को फिल कर सकते हो या तो बी को। साइमल्टेनियसली दोनों वॉइड्स के ऊपर एटम प्लेस नहीं किए जा सकते हैं। वो इसलिए कि अगर सपोज आप कहते हैं कि हमें जो एटम्स अपने प्लेस करने हैं या कंस्टेंट पार्टिकल प्लेस करने हैं वो बी वॉइड के ऊपर करने हैं, मान लिया आप बी वॉइड के ऊपर अपना कंस्टेंट पार्टिकल प्लेस करना चाहते हो, तो यहाँ पर आप ए वॉइड के ऊपर, ये वाली जो ए वॉइड है और ये वाली जो ए वॉइड है, इसके ऊपर कंस्टेंट पार्टिकल प्लेस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपने बी वॉइड पर अपना कंस्टेंट पार्टिकल प्लेस किया हुआ है। तो कहने का मतलब यह है कि जब आप लोग इन वॉइड्स को फिल करते हो तो साइमल्टेनियसली दोनों वॉइड्स को फिल करना मुमकिन नहीं है। आपको कोई एक वॉइड चूज़ करनी होगी और अपनी सॉलिड की दूसरी लेयर का फॉर्मेशन करना होगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, या आपको येलो कलर के जो सर्कल्स दिख रहे हैं, ये यहाँ पर सेकंड लेयर, जो पहली लेयर आपकी पिंक कलर की हो गई है और सेकंड लेयर आपकी येलो कलर की यहाँ पे दिखाई गई है कंस्टेंट पार्टिकल्स की। तो सेकंड लेयर का फॉर्मेशन जो यहाँ पर दिखाया गया है वो कैसे दिखाया गया है, जो पहली लेयर के बी वॉइड्स बनी थी, जो ये पहली लेयर की हमारी बी वॉइड्स बनी थी, जिनको हमने बी नाम दिया है, वहाँ पर हमने अपने सेकंड लेयर के कंस्टेंट पार्टिकल्स को अरेंज किया है। आई बात समझ में? ये आपको यहाँ फिगर में दिखाई दे रहा होगा। अब अगेन जब हमारी 2 लेयर फॉर्मेशन हो गई स्टूडेंट्स, जो आपकी पिंक कलर की आपको लेयर दिखाई दे रही है वो सबसे नीचे वाली लेयर हो गई है। जो आपको डॉटेड येलो कलर की जो लेयर आपको दिखाई दे रही है वो आपकी सेकंड लेयर हो गई। जब हमारी 2 लेयर फॉर्मेशन हो जाती हैं तो अगेन बच्चों यहाँ पर आपको वॉइड बनती दिखाई देती हैं। अब यहाँ पर जो वॉइड आपको बनती दिखाई देती हैं वो कौन कौन सी हैं, ज़रा देखिए। एक तो आपको यहाँ पर सी वॉइड बनती दिखाई दे रही है और एक यहाँ पर आपको ये ए वॉइड, जो आपकी पहले से वहाँ पर थी, ए वॉइड आपको बनती दिखाई दे रही है। ठीक है, आप ध्यान से देखें, यहाँ पर आपको अगेन 2 तरह की वॉइड्स यहाँ पर आपको दिखाई देंगी। एक का नाम यहाँ पे सी है और दूसरे को हमने यहाँ पर ए नाम दिया हुआ है। राइट, ए नाम देख सकते हैं आप, फिगर में आपको दिखाई दे रहा है। तो जो सी वॉइड है स्टूडेंट्स, इसको टेट्राहेड्रल वॉइड कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे आप देखें तो ये 4 एटम्स के बीच की खाली स्पेस आपको दिखेगा। 4 एटम कैसे? 3 तो आपके हो गए ये येलो वाले डॉटेड वाले, जो कि आपकी ऊपर वाली लेयर के हैं, जबकि एक आपको ये ब्लैक कलर का जो सर्कल दिखाई दे रहा है, ये वाला जो ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ये नीचे वाली लेयर के एटम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये नीचे वाली लेयर का एटम हो गया, और जो ये आपके सर्किल, जो डॉटेड सर्किल है जिनको मैं ब्लू से डिनोट कर रहा हूँ, ये आपके ऊपर वाली लेयर के एटम हो गए। ठीक है, 2 लेयर फॉर्मेशन हो गई हैं और इस तरीके से ये जो सी आपको खाली स्पेस दिखाई दे रहा है, ये 4 एटम के बीच का खाली स्पेस दिखाई दे रहा है, जिसको हम लोग टेट्राहेड्रल वॉइड कहते हैं। जबकि जो ये ए आपको दिखाई दे रहा है, ए को ज़रा ध्यान से देखें तो ये आपको 6 एटम्स के बीच का एम्प्टी स्पेस दिखाई देगा। 3 तो इसमें आपके ऊपर वाली लेयर के एटम्स हो गए हैं और 3 आपके नीचे वाली लेयर के एटम्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ध्यान से देखिए ए वॉइड को, तो आपको 6 सर्किल के बीच का, ये सर्किल मीन्स एटम्स जो कंस्टेंट पार्टिकल्स हैं उनके बीच का ये एम्प्टी स्पेस दिखाई देगा। ये आपको एम्प्टी स्पेस 6 कंस्टेंट पार्टिकल्स के बीच का नज़र आएगा, जिसको हम लोग ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहते हैं। तो जब हम 2 लेयर की फॉर्मेशन कर लेते हैं,
तो आपको 2 लेयर की फॉर्मेशन के बाद 2 तरह की वॉइड्स मिलती हैं, एक टेट्राहेड्रल वॉइड जिसको यहाँ पे C से डिनोट किया गया है और एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड। जब हमारे पास एक लेयर रहती है, फिर से समझिए, जब हमारे पास एक लेयर रहती है तब केवल हमारे पास एक ही तरह की वॉइड बनती है जिसको हम ट्रायगोनल वॉइड कहते हैं। ऑल्दो जो वॉइड है उसकी जो डायरेक्शन है वो डिफरेंट है, जैसे मैंने आपको पीछे समझाया था, ए वॉइड में आपका एपेक्स ऊपर की तरफ है जबकि बी वॉइड में आपका ट्रायगोनल वॉइड में एपेक्स नीचे की तरफ है। यही डिफरेंस है, लेकिन सारी की सारी आपकी ट्रायगोनल वॉइड है। लेकिन जब 2 लेयर फॉर्मेशन हो जाती है, जैसे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो 2 लेयर बनने के बाद आपको 2 तरह की वॉइड्स बनती दिखाई देती हैं, एक टेट्राहेड्रल वॉइड जो यहाँ पे C से डिनोट की गई है और एक आपकी ऑक्टाहेड्रल वॉइड जिसको A से यहाँ पे डिनोट किया गया है। अब बात आती है थर्ड लेयर फॉर्मेशन की बच्चों। अब इसके ऊपर हमें फर्दर लेयर इंट्रोड्यूस करनी है, इसके ऊपर आपको लेयर्स फिट करनी है कंस्ट्रेंट पार्टिकल्स की। अब अगेन यहाँ पर या तो आप टेट्राहेड्रल वॉइड को फिल करेंगे, जितनी भी टेट्राहेड्रल वॉइड यहाँ पे जिनको C से डिनोट किया गया है उनके ऊपर आप कंस्ट्रेंट पार्टिकल्स प्लेस करेंगे और थर्ड लेयर फॉर्मेशन करेंगे, या तो फिर आप ऑक्टाहेड्रल वाली वॉइड को फिल करेंगे और थर्ड लेयर फॉर्मेशन करेंगे। तो अगर हम लोग थर्ड लेयर की फॉर्मेशन के लिए ये टेट्राहेड्रल वॉइड चूज़ करते हैं, C वाली वॉइड को चूज़ करते हैं कि अब हमने जो अपना कंस्टेंट पार्टिकल रखना है थर्ड लेयर का वो सेकेंड लेयर की टेट्राहेड्रल वॉइड के ऊपर रखना है, तो आप ध्यान से देखें तो आपको यहाँ पे क्या दिखाई देगा, आपको दिखाई देगा कि थर्ड लेयर का जो एटम है वो एग्जैक्टली इसके ऊपर आपको आता दिखाई देगा, एग्जैक्टली इस एटम के ऊपर आपको आता दिखाई देगा जो कि हमारा फर्स्ट लेयर का एटम है। यानी कि आप जब थर्ड लेयर का फॉर्मेशन करते हो और थर्ड लेयर का कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल सेकेंड लेयर के टेट्राहेड्रल वॉइड्स में रखते हो, तो जो आपकी सबसे नीचे वाली लेयर होती है जिसको हम सपोज ए लेयर कहते हैं, सपोज हम इसको ए लेयर कहते हैं, जो पिंक वाली आपकी है उसको ए लेयर कहते हैं और जो डॉटेड वाली इसको बी लेयर कहते हैं। तो आपकी जो तीसरी लेयर होगी जो आपने टेट्राहेड्रल वॉइड में थर्ड लेयर के एटम को प्लेस करके बनाई है, थर्ड लेयर के एटम एग्जैक्टली फर्स्ट लेयर के एटम्स के ऊपर आएंगे। और ये देखिए ए लेयर, ये बी लेयर, अब हम लोग तीसरी लेयर फॉर्मेशन करना चाहते हैं और टेट्राहेड्रल वॉइड आप कवर कर रहे हैं। तो टेट्राहेड्रल वॉइड को जब आप कवर करेंगे तो ए लेयर जो आपकी नीचे वाली लेयर है और जो थर्ड लेयर होगी उसके एटम एक दूसरे के एग्जैक्टली ऊपर नीचे होंगे, और इसलिए हम लोग थर्ड लेयर को क्या कह सकते हैं, हम थर्ड लेयर को अगेन ए लेयर कह सकते हैं, थर्ड लेयर को ए लेयर कह सकते हैं। समझिए थर्ड लेयर कैसे बनेगी, थर्ड लेयर बनेगी अगर हम लोगों ने कहाँ पे रखा है एटम को, जो हमारी टेट्राहेड्रल वॉइड है C जिसको हम कह रहे हैं, यहाँ पर अगर मैं थर्ड लेयर के एटम्स को प्लेस करता हूँ तो थर्ड लेयर के एटम्स एग्जैक्टली कौन सी लेयर के एटम्स के ऊपर आ जाएंगे, ए लेयर के एटम्स के ऊपर आ जाएंगे। तो यानी कि जो हमारी ये थर्ड लेयर बन रही है इसको अगेन हम लोग ए लेयर कह सकते हैं, क्योंकि इसके कंस्टेंट पार्टिकल का अरेंजमेंट और जो हमारी ओरिजिनल ए लेयर है उसके पार्टिकल्स का अरेंजमेंट बिल्कुल एक जैसा होगा, एक दूसरे के ये बिल्कुल अलाइंड होंगे, इसीलिए थर्ड लेयर को हम लोग दोबारा ए लेयर कहेंगे। और इस तरह की पैकिंग को हम लोग कहते हैं ए बी पैकिंग, या फिर कहते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 3D, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2D ये है ना, ये हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2D है, जबकि ये वाली जो है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है जो कब बनेगी, जब हम लोग सेकेंड लेयर के टेट्राहेड्रल वॉइड यानी कि C वॉइड में हम लोग थर्ड लेयर के एटम को प्लेस करते हैं। इसी तरीके से ये देखिए, ये जहाँ पे T लिखा हुआ है वो टेट्राहेड्रल वॉइड है और जहाँ पे O लिखा हुआ है वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, राइट। टेट्राहेड्रल वॉइड 4 एटम्स के बीच का एम्प्टी स्पेस और ऑक्टाहेड्रल वॉइड 6 एटम्स के बीच का खाली स्पेस। अब हमारे पास दूसरा ऑप्शन क्या है स्टूडेंट्स, दूसरा ऑप्शन हमारे पास ये है कि हम लोग तीसरे लेयर की ए और बी लेयर बन चुकी है, अब हम थर्ड लेयर बनाना चाहते हैं और थर्ड लेयर के एटम्स को हमने इस बार टेट्राहेड्रल वॉइड की जगह ना रखकर बल्कि कहाँ पे रखा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड में रखा है। ऑक्टाहेड्रल वॉइड यानी कि ए जो वॉइड यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है वहाँ पर हमने थर्ड लेयर के एटम्स को रखा है। तो ऐसा करने पर जो थर्ड लेयर की एटम्स हैं वो एक अलग लेयर फॉर्मेशन करेंगे। कहने का मतलब है उन थर्ड लेयर के एटम्स का जो अलाइनमेंट होगा ना वो ए जैसा होगा, ए लेयर के एटम के जैसा भी नहीं होगा, बी लेयर के एटम के जैसा भी नहीं होगा,
वो एक डिफरेंट अलाइनमेंट के अरेंजमेंट बनेगा जिसको हम लोग सी लेयर नाम देंगे। जिसको हम लोग क्या नाम देंगे बच्चों? इसको हम लोग नाम देंगे सी लेयर। समझिए मेरी बात को, सी लेयर। ए लेयर, बी लेयर और सी लेयर कब बनेगी? जब हम लोग कौन सी वॉइड को कवर करेंगे? ऑक्टाहेड्रल वॉइड, जो यहाँ पर हम लोगों ने किससे दिखाई है? ए से दिखाई है। जब हम इसको कवर करेंगे तो आपको थर्ड लेयर फॉर्मेशन यहाँ पर होता दिखाई देगा। और ऐसे केसेस में जो चौथे नंबर की लेयर होगी, यानी कि थर्ड लेयर के बाद अगर हम जो फोर्थ लेयर बनाएंगे, फोर्थ लेयर के जो एटम्स होंगे वो एग्जैक्टली फर्स्ट लेयर यानी कि ए लेयर के पैरेलल आएंगे। जो ए लेयर ये ए लेयर है, एक के ऊपर एक जब हम बनाते जा रहे हैं तो चौथे नंबर की जो लेयर होगी, ए लेयर ये हो गई है, बी लेयर ये हो गई है, एक सी लेयर हम कब बनाएंगे? जब हम लोग ऑक्टाहेड्रल वॉइड पर, यहाँ पर इस ऑक्टाहेड्रल वॉइड पर हम लोग अगर यहाँ पर एटम्स को प्लेस करते हैं तीसरी लेयर के, तो यहाँ पर आपको थर्ड लेयर फॉर्मेशन होता दिखाई देगा। यहाँ पर अगर हम एटम प्लेस करते हैं तो यहाँ पे थर्ड लेयर फॉर्मेशन होता दिखाई देगा। और ऐसे केसेस में जो फोर्थ लेयर होती है फिर वो फर्स्ट लेयर के जैसे आती है। और इस तरह की पैकिंग को हम लोग कहते हैं ए बी सी पैकिंग। देखो, फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर, थर्ड लेयर और फिर जो फोर्थ लेयर होगी वो एग्जैक्टली आपके फर्स्ट लेयर के जैसे आएगी। और इसका दूसरा नाम होता है स्टूडेंट क्यूबिक क्लोज पैकिंग। क्यूबिक क्लोज पैकिंग, CCP। ठीक है, तो नेट शेल में एक बार दोबारा, अगर हम लोग थर्ड लेयर फॉर्मेशन करने जाते हैं और हम अपना जो थर्ड लेयर का कंस्टेंट पार्टिकल है वो टेट्राहेड्रल वॉइड यानी कि सी वॉइड पे रखते हैं तो हमारी पहली और तीसरी लेयर एग्जैक्टली एक जैसी हो जाती है। और ऐसी पैकिंग को हम हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग या फिर ए बी पैकिंग कहते हैं, क्योंकि तीसरी लेयर जो होगी वो पहले लेयर के जैसे होगी। इसके अपोजिट अगर हम लोग थर्ड लेयर फॉर्मेशन के लिए जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है उसको सी वॉइड में न रखकर, टेट्राहेड्रल वॉइड में न रखकर ऑक्टाहेड्रल वॉइड में रखते हैं, तो ऐसे केसेस में हमारी जो फोर्थ लेयर होती है वो हमारे फर्स्ट लेयर के अलाइनमेंट आती है, फर्स्ट लेयर के जैसे आती है। और इस तरह की पैकिंग को हम ए बी सी, ए फिर दूसरी लेयर बी, फिर तीसरी लेयर सी और फिर चौथी लेयर जो ए होगी वो पहले लेयर के जैसे आ जाती है। इसलिए इसको ए बी सी पैकिंग या फिर दूसरा नाम क्यूबिक क्लोज पैकिंग कहते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास ये तीन आपको मैंने पैकिंग समझाई है, पैकिंग इन 1D, पैकिंग इन 2D एंड पैकिंग इन 3D। वॉइड का कॉन्सेप्ट समझाया है। ठीक है, तो इस वीडियो को देखें और इसको रिवाइज करें। तब तक के लिए थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।